प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 8 के प्यारे प्यारे से बच्चे। और आज हम मैथमेटिक्स का जो हम पढ़ रहे थे चतुर्भुजों को समझ, उसका लेक्चर नंबर थर्ड करेंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स या काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स मतलब आज हम थोड़ा चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। हमने बहुभुज पढ़ लिया, बहुत डिटेल में अपने सब कुछ पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे को ऑफलाइन में याद भी है। कुछ बच्चे अभी थोड़ा सा फंस रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। अब थोड़ा थ्योरी को ठीक से पढ़ें ताकि याद रहे। चलिए, आज हम चतुर्भुज के प्रकार पढ़ें। तो पहले चतुर्भुज है क्या, देखिएगा। अगर अच्छा मैं बोलूं, एक मेरा रेखाखंड है, ये दूसरा रेखाखंड है, ये तीसरा रेखाखंड है। तो तीन रेखाखंडों से क्या बना है, तो ये आप त्रिभुज कर सकते हैं। एक बहुभुज वाला, तीन भुजा वाला। अब देखिए मैं बहुभुज बनाता हूँ, इसमें मैं चार साइड लिया। तो इसमें चार भुजाएं हैं, चार साइड है, इसमें चार अपने लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। इसमें चार लाइन सेगमेंट है। तो ये एक पॉलीगन है, लेकिन ये चतुर्भुज है, चार भुजा वाला है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आज हम चतुर्भुज क्या है तब जानते हैं। चतुर्भुज एक बहुभुज है। चतुर्भुज भी क्या एक बहुभुज है, जिसमें बहुत सारे भुजाएं होती है, जिसमें चार साइड कोण, चार भुजाएं, चार कोण, चार वर्टिसेस और उसमें दो विकर्ण होते हैं। एक बार आपको थोड़ा सा दिखा दूं इसके बारे में, हम बना के फिर से देखिए। अगर हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, एक मान लीजिए ये अपना बहुभुज, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स, ये चतुर्भुज है। तो इसमें देखिए चार साइड हो गया, अब चार वर्टिसेस, 1 2 3 4, चार वर्टिसेस हो गया। चार इसमें एंगल बनेंगे, एंगल 1 2 3 4, चार एंगल बन गया। इसमें दो डायगोनल हो जाएंगे, एक बार ये इनसे मिलाएगा और ये इसको, बस इतने इसमें चाहिए होते हैं। क्लियर है, ये बात हम समझ चुके हैं जी। तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा एडिशन एडिशन साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एडिशन का अर्थ होता है बच्चे आसन भुजा। क्या होता है, आसन भुजा। तो आसन भुजा क्या होता है, देखिए। आसन भुजा होता है कि टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज की दो भुजा है, चतुर्भुज की दो भुजाओं जिसमें हैव कॉमन एंड पॉइंट्स, उसमें एक कॉमन एंड पॉइंट हो, उसमें बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स, उसको बोलते हैं आसन भुजा। आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज है, ठीक है सर। अच्छा देखिए, मैं इसमें साइड गिनाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर रहा हूँ कि ए बी, और इधर बढ़ा हूँ ए बी। तो इसमें और इसमें ये एंड पॉइंट है ना, ये वाला ए बी साइड में भी आ रहा है और ए डी में भी आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ ए बी और बी सी। देखिए ए बी और बी सी, ए बी में भी आ रहा है और बी सी में भी आ रहा है। तो ये एंड पॉइंट जो है दोनों में है, ए साइड में भी है, इस ए बी साइड में भी है और बी सी साइड में भी ये वाला पॉइंट है। इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया इनका एडजेसेंट साइड। ये क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड कहलाएंगे, आसन भुजा कहलाएंगे। सर अपोजिट क्या होता है, विपरीत भुजाएं कहूँ या इसको अपोजिट को हम सम्मुख भी बोलते हैं, सम्मुख। सम्मुख कैसे लिखना है, सम्मुख, सम्मुख भुजा, सामने की भुजा। इसको इंग्लिश में अपोजिट साइड भी कहते हैं। देखिए देखिए ए बी सी डी। तो अपोजिट में क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, डू हैव नॉट कॉमन एंड पॉइंट, कोई इसमें एंड पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ए बी और सी डी, बताओ इसका एंड पॉइंट क्या है, ये और ये, इसका एंड पॉइंट क्या है, सी और डी। तो ये ना ये इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, लेकिन उसमें क्या रहा था, पहले ए बी और ए सी कह रहे थे, तो ये इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था। ये हम बोल रहे थे ए बी और बी सी, तो बी इसमें भी आ रहा था, बी इसमें भी आ रहा था। लेकिन अब देखिए मैं बोल रहा हूँ ए बी और सी डी, तो दोनों में कोई एंड पॉइंट कॉमन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इसके अपोजिट साइड कहलाएगा और ये इसका अपोजिट साइड कहलाएगा। ए बी और सी डी अपोजिट साइड है। क्या आपको सम्मुख भुजा बुझा गया।
क्या आपको अपोजिट साइड समझ में आ गया? बहुत आसान है सर जी, बहुत आसान है। चलिए सर ये आसान है, लेकिन यही सब थ्योरी पढ़ के हम लोग इस चैप्टर को बनाएंगे। इसमें ज़्यादा आपको ये कुछ नहीं है कि इसमें स्क्वायर निकले, वर्ग निकले, बाकी चैप्टर ऐसा नहीं है। इसमें आपको थ्योरी है, थ्योरी थोड़ा समझना है, बाकी उसमें मजा आ जाएगा। अब आसन भुजा हो गया तो उसको सम्मुख कोण कहें, संलग्न कोण कहें या आसन कोण कहें? ये कैसे होता है? कहते टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल। देखिए जैसे कि मैं यह बोलता हूँ कि ए बी, बी सी, सी डी, इसमें चार ये है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कौन डी। इसमें क्या है? ए डी। इसमें क्या है? और यहाँ पर मैं बनाऊँ तो इसको मैं क्या बनाता हूँ? भुजा ए डी, और इसमें क्या है? ए बी। तो देखो जो ए बी साइड है उसमें भी ए भुजा आ रहा है, और यहाँ भी ये आ रहा है। तो इसमें भुजे जो होते हैं, कह रहा है कि इसमें आर्म्स होते हैं, कॉमन होते हैं, कॉमन आर्म होते हैं। आर्म मतलब जिसके साइड होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो कहलाते हैं सर जी आसन कोण या सम्मुख कोण। सम्मुख कोण एक और तरीका है, अपने देसी भाषा में समझ सकते हैं। उसके सामने हो, इसके सामने कौन सा है? ये कौन है? तो इसका ये एडिसेंट एंगल हो गया। इसके सामने कौन सा कौन है? मैं कहूंगा ए के सामने कौन है? तो सी है। तो ए का एडिसेंट एंगल क्या हो जाएगा? सी। सी का हो जाएगा ये जो सामने सामने हो, आमने सामने हो। सम्मुख कौन कहो? सामने सामने, या इंग्लिश में एडिशन एंगल कहेंगे। एक बात आपको याद रखना, चतुर्भुज की जितने इंटरनल एंगल है, जितने अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनका सम करेंगे, इनको जोड़ेंगे हम लोग, तो 360 के बराबर आएगा। ये बात याद रहता है जी सर? ऐसा कुछ पैरेलल के बारे में पढ़ लें। पैरेलल क्या होते हैं? वे लाइन जो कभी एक दूसरे से ना मिले, तो ये पैरेलल कह लेंगे। एक क्वेश्चन कर ले क्या? आइए चतुर्भुज में अपने पढ़े ना, तीनों कोण अंतःकोणों का 360 होता है, उस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। एक चतुर्भुज है जिसमें 3 कोण है, 76, 54, 108। तो चौथा कोण क्या होगा? जल्दी इसको सवाल को नोट करें, और सवाल देखिए कितना मजा आएगा बनाने। हो गया नोट? चलिए देखिए, आपसे सवाल ऐसा पूछा गया है, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण आपको दिया है। मान लीजिए चौथा आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा? आपसे पूछ रहे हैं चौथा कोण क्या होगा? तो चौथा कोण क्या होता है? देखिए ये वाला पता है, मान लो ये पता है, देखिए आपको ये तीनों वाला पता है, 54, ये वाला, ये नहीं पता है। तो हम ये जानते हैं ना, चतुर्भुज अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब सारे को जोड़ो, ए बी सी डी, अंतःकोण का योग कितना? 360। सब कमान पुट कर दो, इसका पता है, इसका नहीं पता है, इसका पता है। अब जोड़ दो। अब ये और ये और ये, देखो ये 76, 108, 54 जुड़ जाएंगे, तो 38 आ रहा है, और इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो 360 में से 238 घटा लीजिए, 10 में से 8 दो, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 2, और यहाँ बचा है 3, 3 में से 2 1, 122 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितना बचेगा? 122 बचेगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर जाएंगे ना? बिल्कुल सर, हम लोग कर लेंगे। चलिए रेशियो से क्वेश्चन बना लेते हैं, ये भी सही है लेकिन रेशियो में है। कहते हैं चतुर्भुज कोण जो है 3:5, 5:7, 3:5:7:9 के रेशियो में है, अनुपात में है। तो इनमें से प्रत्येक कोण का अनुपात है। इसमें कोण नहीं दिया है, कोण का अनुपात दिया है, 3:5 अनुपात से सर हमको पूरा फाइनल पता करना है कि एक्चुअल में एंगल कितना है। सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन जब भी अनुपात क्वेश्चन है तो ये साइड को मान लेंगे 3x, इसको मान लेंगे 5x। एक बात हम थोड़ा सा हल्के से चर्चा करेंगे बच्चों के लिए। मैं बोलता हूँ कोई अनुपात का दिया 3:5:7:9, 3:5:7:9। मैं बोलता हूँ ये कौन का अनुपात है? बच्चे जब कभी भी सवाल, आप क्लास 8 में है, क्लास 9 में है, कभी बड़े क्लास में जाइए, आपको रेशियो में दिया है तो उसमें आप x मान सकते हैं। आप इसको उनको बोल सकते हैं ये कौन जो है 3x के बराबर है, ये वाला कौन जो है ना ये 5x के बराबर है, ये वाला कौन 7x के बराबर है, ये कौन 9x के बराबर है। आपको x लगा देना है। ऐसे ही करने सवाल आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको एक रेशियो में एक्स में थोड़ा आप उसको अवॉइड कर पाएंगे। रेशियो क्वेश्चन में एक्स लगा देना, ये पहला करना। ये इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, जो बात आपको समझाया, जो बात आपको समझाया गया और ये देखिए, समस्या है। चलो
तो ये मान लो 3x हो गया, पहला कौन, दूसरा 5x, ये 7x, ये 9x, सबको ऐड करो तो इसमें ऐड कर पाएंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, 24 से डिवाइड कर दो इसको। हाँ, 24 से डिवाइड कर दो, मान लीजिए कि आपको 12 टेबल याद नहीं तो 8 से काटो पहले, 8 3 की 24, इसको 8 से भाग दिया 45 में, अब 3 से इसको कर दो, कट जाएगा 15 पर, यानी आ गया 15 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 15 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी x का मान रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, तो हमको एक्चुअल मिल गया। पहला कोड हमने 3x माना था, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 15, 5 एक्स का वैल्यू 15, एक्स का वैल्यू 15, एक्स का वैल्यू 15। अब ये हो गया 15 45, 15 5 75, 15 7 105 और 15 9 135। इस तरह से बच्चे हमको चारों एंगल मिल गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे जी सर। अभी भी बच्चे जब हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग ऐसे ही चल रहे क्वेश्चन कर लिया, अभी हम लोग बहुत कुछ सीखना है। आइए हम पढ़ लेते हैं समद्वि भाजित के बारे में और प्रतिच्छेदी के बारे में। बाइसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट क्या होता है। देखो बाइसेक्ट का मतलब होता है इसमें भी प्रतिच्छेद करेंगी, यहाँ भी प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं दूसरे को, लेकिन बाइसेक्ट में क्या होता है, बराबर करता है, और जितना दूर ये रहेगा उतना ही, मान लो जितना ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 रहेगा। मान लो कि ये रेखाएं और ये रेखाएं इस बिंदु को काटती है, ठीक है। तो इसका बाइसेक्ट का मतलब हो गया, यहाँ लिखता हूँ और इसका नाम देता हूँ, मान लो ये रेखा का नाम है ये ए बी और इसका नाम देता हूँ मैं, मान लो बी सी। तो इसका देखो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ओ ए ओ बी के बराबर हो गया, यदि उसका नाम ए बी, इसका नाम दाऊं सी बी, तब ना होगा ओ ए ओ बी के बराबर होगा और ओ सी ओ डी के बराबर होगा। आपने कैसे पकड़ा, आपको बोला था बाइसेक्ट किया है, जब जब बोलेगा बाइसेक्ट हुआ है, समद्विभाजित हुआ है, यही अप्रोच लगाना है। ये इंटरसेक्ट में कोई बराबर नहीं हुआ है, ये बड़ा छोटा हो सकते हैं, सिर्फ ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किए इस पॉइंट पर बस। अब आपके सिलेबस में पढ़ना है ट्रिपेजियम के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में, सॉरी समलम चतुर्भुज के बारे में। समलम चतुर्भुज क्या होता है, समलम एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग में समानांतर होता है, कोई एक युग पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब जस्ट पहले बताया, कभी ना मिले, वैसी रेखाएं जो समानांतर कहलाती हैं, जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, कभी नहीं मिलती हैं, वो पैरेलल कहलाती हैं, ठीक है। चलो जैसे देखिए इसको मैं ट्रेपेजियम क्यों बोलूंगा, इसको मैं समलम चतुर्भुज क्यों बोलूंगा, क्योंकि देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बताओ कभी आपस में मैच करेंगे। मैं इसको इधर बढ़ा दूं, इसको आगे बढ़ा दूं, क्या ये रेखाएं आपस में कहीं मिलेंगी, ये कभी आपस में मिलेंगी, चाहे मैं इधर बढ़ा दूं नहीं। तो ए बी और सी डी पैरेलल हो गया, ए बी तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए सी नहीं सर, यहाँ बी लिखना है ना, सी कैसे दे दिया, ए पैरेलल से ए बी पैरेलल सी डी, हाँ अब सही बात, ए बी पैरेलल सी डी कहेंगे या ए बी पैरेलल डी सी कर सकते हैं, इसको हम ए बी पैरेलल डी सी भी बोल सकते थे। तो इसमें देखो बोला गया है समलम चतुर्भुज जैसे चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज चार भुजा तो होगा ही होगा, जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा, एक पेयर, चार, दो पेयर जोड़ा ना, एक जोड़ा दो जोड़ा, देखो एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये देखो इसको हम इसको अच्छे समझते हैं, मैं इसको ट्रिपेजियम क्यों बोल रहा हूँ। मान लीजिए कुछ ऐसी कोई डायग्राम दिया गया है, ट्रिपेजियम में क्या बोल रहा हूँ, देखो इसका ना ये पेयर तो पैरेलल है, लेकिन ये वाला पेयर पैरेलल नहीं है, क्योंकि आप इसको अगर पीछे ले जाओगे, इसको इधर पीछे तरह एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर कहीं कटता हुआ दिखेगा, यहाँ पर कट जाएंगे ये, लेकिन इसको आप जितना मन करे इतना इधर बढ़ा लो, इसको भुजा को इतना जितना बढ़ा लो, दोनों लाइन्स जाकर कभी एक दूसरे से नहीं मैच करेंगे, नहीं मिलेगा, इसीलिए ये वाला और ये वाला पैरेलल हो गया और ये वाला पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये इधर आकर मिल सकते हैं पीछे। हो गया, समझ गए ना बातें को, जी सर। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ एक जोड़ा, उसमें से एक पेयर जो होता है उसका पैरेलल होता है। अब एक इसका प्रकार है समद्विबाहु समलम त्रिभुज, समद्विबाहु समलम त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, कहता है ट्रेपेजियम, इसको समझ पाओगे, देखो उसमें एक पेयर कोई एक जोड़ा पैरेलल था,
इसमें दोनों को दोनों कहते हैं, इसमें नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, इसमें कोई पैरेलल साइड इक्वल नहीं होगा, इट्स कॉल्ड आइसोमेट्रिक ट्रिपेजियम। देखिए ये वाला और ये वाला ट्रिपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड, इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं आर इक्वल। उसमें क्या था, उसके जो, हाँ एक तो इसमें पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल है ये भी पैरेलल, तभी ट्रिपेजियम कहला रहा है। लेकिन जो उसमें क्या था पिछले कुछ सवाल में, पिछले सवाल में था कि आपका ये वाला देखो, ये वाला तो पैरेलल है, ये तो पैरेलल साइड है, लेकिन ये वाला क्या है, असमानांतर है, यानी नॉन पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं थे। जो लेकिन नॉन पैरेलल होंगे वो आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी इसको हम बोलेंगे। एक बार फिर से समझाता हूँ इसी डायग्राम पर। मान लीजिए हम बोलते हैं ट्रिपेजियम समलंब चतुर्भुज, ठीक है। ये देखिए इसमें ए बी सी डी, ए बी और सी डी क्या पैरेलल है, ए बी और सी डी क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल है। लेकिन इसमें क्या ए डी और बी सी, ए डी और बी सी नॉट पैरेलल, क्या ये नॉट पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। लेकिन पैरेलल नहीं है तो क्या हुआ, ये ए डी और बी सी इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, समानांतर नहीं चलेगा, समानांतर होना भी नहीं चाहिए, तभी तो आइसोसेलेस है। लेकिन सॉरी ट्रिपेजियम है, लेकिन यहाँ लिख दिया हूँ ए बी और सी डी पैरेलल होंगे बिल्कुल, लेकिन एडी और डीसी इक्वल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास साइन लगा दिया इक्वल का, इक्वल है, इक्वल डंडा मार दिया, ये इक्वल है। और ये तो एरो का निशान है, मान लीजिए इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इसको मतलब। अब एक और अपना चतुर्भुज है जिसका नाम है काइट। ये बहुत है लेकिन आज हम कुछ कवर करेंगे, अगले लेक्चर में बाकी किया जाएगा। काइट, काइट भी क्या है, चार भुजा होती है इसमें, इसमें अलग अलग आसन भुजाएं के दो युग्म होते हैं, ठीक। नॉन, इसमें नंबर ऑफ पेयर जो होते हैं पैरेलल साइड होते हैं, मतलब इसमें नो पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसमें कोई पेयर ऑफ पैरेलल साइड नहीं होती। देखिए ना ये पैरेलल है तो ये आपस में मिल जाएंगे, ना ये पैरेलल है, कोई पैरेलल नहीं होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें ए बी और ए डी इक्वल होते हैं और बी सी और डी सी इक्वल होते हैं, तभी इसको हम काइट कहते हैं, काइट पतंग। हो गया, चलिए काइट के बारे में कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। काइट में एक है कि दो इसके विकर्ण और समकोण प्रतिष्ठित करते हैं, इसकी जो डायगोनल करेंगे, इधर से डायगोनल खींचो, ये इधर से डायगोनल खींचो, ये समकोण पर प्रतिष्ठित करेंगे, जहां कटेंगे इसके विकर्ण। देखिए एक बार यहाँ पर समझिए, ये बात में क्या लिखा गया इसको समझेंगे आप लोग। मान लीजिए अपने काइट बनाया, काइट बन गया, ठीक, इसमें ये और ये बराबर है, तो काइट में क्या होता है, मान लीजिए इसका ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल प्रतिष्ठित करेंगे, जहां पर यहाँ पर ये 90 बना, कितना बना, 90 डिग्री 90 डिग्री बनता है, ये राइट एंगल बनता है, समकोण बनता है, ठीक है। चलो सर ये बात समझ लिया। इसमें जो लंबा विकर्ण होता है छोटे विकर्ण को संदर्भित करता है। जो देखिए ये मान लो ये लंबा विकर्ण है और ये छोटा विकर्ण है, लंबा वाला विकर्ण छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित मतलब बराबर, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, समझे समद्विभाजित। बाइसेक्ट को पढ़ाया था, बाइसेक्ट क्या होता है, बराबर काटना, जी सर। पतंग में यानी काइट में छोटे विकर्ण द्वारा दो समद्विबाहु त्रिभुज विभाजित होती है। छोटे विकर्ण, छोटा विकर्ण क्या है, ये वाला है, ये छोटा विकर्ण मान लो है। एक बार फिर से बनाते हैं इस बात को समझने के लिए। मान लीजिए काइट है, इसमें छोटा विकर्ण का होगा ये वाला, बड़ा विकर्ण कौन होगा, ये वाला होगा। छोटा विकर्ण द्वारा, छोटा विकर्ण कौन है, ये वाला। इसमें जो दो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ त्रिभुज बन रहा है और एक यहाँ त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। समझ गए बच्चे, जी सर। ये देखो छोटा विकर्ण ये वाला है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल समद्विबाहु हो जाए, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए, या इसको भी कर सकते हैं आप समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें क्या सारा बात समझ में आ गया, जी सर। अब चलिए अब हम पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये समानांतर चतुर्भुज में कहता है कि ये क्वाड्रिलेटर होता है, कहता है कि ए क्वाड्रिलेटर इज कॉल्ड, चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं, बोथ ऑफ अपोजिट साइड, इसका दो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या बताया हूँ, इसका अपोजिट ये हो गया
और इसका अपोजिट हो गया, आर पैरेलल, वो पैरेलल होना चाहिए, यानी इसके पैरेलल ये हो गया और इसके पैरेलल ये हो गया, तभी कहलाएगा ये समानांतर चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। इसके देखो इसमें क्या क्या, ये याद करो, इससे बहुत क्वेश्चन बनेगा आज, इससे बहुत क्वेश्चन बनाएंगे। क्या क्या इसका प्रॉपर्टी क्या है? इसका अपोजिट पैरेलल समांतर चतुर्भुज का अपोजिट साइड आर इक्वल होता है, इसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। अपोजिट साइड मतलब देखिए एडी के अपोजिट क्या हो गया? बीसी या सीडी, सीडी का अपोजिट क्या हो गया? एबी। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, ये इक्वल होते हैं एडी के बीसी, ठीक है, और सीडी का एबी। बहुत अच्छा, इसके अपोजिट साइड इक्वल हो गया, और इसका अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं। एबी के पैरेलल बीसी हो जाएगा और सीडी के पैरेलल एबी हो जाएगा। क्या बात है सर, ये प्रॉपर्टी याद कर लो, आज क्वेश्चन देखो, जस्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, अब मत करना, कम भूल गए। इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, इसके सम्मुख कोण, हिंदी में लिखता हूँ, नहीं लिखा हिंदी में तो, सम्मुख समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलो तो सम्मुख कोण क्या? देखिए ए के सम्मुख सी और सी के सम्मुख बी, यानी एंगल ए सी के बराबर हो जाएगा और एंगल बी डी के बराबर हो जाएंगे। सर इसके आसन कोण को, इसका आसन कोण का योग संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सर आसन कोण क्या होता है? सर आसन कोण क्या होता है? देखिए अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए सी, सी का आसन हो जाएगा ये बी कहो, या सी का आसन ये बी भी हो जाएगा, ये आसन कोण हो गया, ये और ये आसन कोण हो गया, ये और ये आसन कोण हो गए, ये और ये आसन कोण हो गया। आसन कोण समझ में गया? एडजेसेंट एंगल, बिल्कुल सर। देखो एक बार दोबारा बताते हैं बच्चों को, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि चैप्टर का नाम है समझना है, समझने वाला चैप्टर है। मान लीजिए आपके पास ये कोई है समांतर चतुर्भुज, ये और ये पैरेलल रेखा है, ये और ये पैरेलल साइड है, ठीक है सर। ये वाला और ये वाला कहलाएंगे आसन कोण, ये वाला और ये वाला आसन कोण कहलाएगा, ये और ये आसन कोण कहलाएगा, और ये दो आसन कोण जब भी जोड़ोगे तो 180 आएगा। कितना आएगा? 180, यानी सप्लीमेंट्री आएगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 होता है। अब विकर्ण के बारे में थोड़ा इसके पढ़ना, कहते हैं कि जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करते हैं, अर्थात ये वाला विकर्ण जहां भी कटे हैं तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, जो पहले से बताया, यानी ओ ए ओ सी के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर। क्या बात है सर, मजा आ गया। चलिए सर पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? तो पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। चलो सर क्वेश्चन नहीं बनवाएंगे, आइए सर तुम्हारा इंतजार खत्म करते हैं। चलो आओ प्रश्नावली में, तो ये रहे आपके प्रश्नावली। चलो क्वेश्चन नंबर देखो तो, कहता है एबीसीडी की समांतर चतुर्भुज है, ये पैरेललोग्राम है, बहुत अच्छा बात है। प्रत्येक कथन का परिभाषा या प्रयोग करते हुए गुण द्वारा पूरा करें। ईडी के बराबर क्या होगा? ईडी बराबर क्या, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ईडी बराबर क्या होगा। अरे सर ईडी जो बराबर होगा वो बीसी के बराबर होगा, क्योंकि हम पढ़े पैरेललोग्राम का सम्मुख भुजा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। पहले एक बार समझ लो, फिर क्या सॉल्यूशन दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नोट करो, पहला क्वेश्चन नोट हो गया। चलो चलो पहले पहले सवाल का सॉल्यूशन देखो। आपने बिल्कुल वही पकड़ा था, एडी जो एडी होगा वो बीसी के बराबर होगा, एडी बीसी के बराबर, या बीसी भरना था और इसका गुण लिखना था। तब कहेंगे अपोजिट साइड आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आया मजा सर? बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे, ये वाला कहते हैं एंगल, एंगल डी सी बी। अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ाता हूँ, हो सकता है बड़ी छोटी क्लास में ठीक से ना पढ़े हो। अच्छा जब भी कौन लिखा हो नहीं है, इसको कौन पढ़ते हैं? एंगल, एंगल को जो पकड़ना होगा बीच में देखना, बीच में क्या लिखा है? सी, सी यानी सी मतलब ये कह रहा है सी। तो बताओ सी का सम्मुख कौन कौन हो जाएगा? सी किस कोण के बराबर होगा? ये के बराबर होगा। यहाँ भरेंगे आप एंगल, ये भरना तो बीच में भरेंगे डी ए बी। तो दूसरा क्वेश्चन नोट हो गया जी, बहुत अच्छे बच्चे ने नोट किया और उसको सॉल्व भी किया। तो ये दूसरा सवाल का आंसर है ए आया बीच में, देखो सी ए के बराबर होगा। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम के अपोजिट आर इक्वल होते हैं, यानी सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समांतर
पैरेलल समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब ये देखिए ओसी के बराबर क्या है, ओसी के बराबर क्या आएगा, वो ये आएगा, क्योंकि ये डायगोनल जिसके होते हैं बराबर काटते हैं एक दूसरे। तो आपने इसके भी लिखा 3 का आंसर, और क्या लिखा कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलो चौथा क्वेश्चन कह रहा कि अगर ए और डी जोड़ दें, यानी एंगल ए और एंगल डी जोड़े, एंगल ए और डी क्या है जल्दी बताओ, अभी थोड़ा पहले बताए थे एंगल ए और एंगल डी क्या है। तो बच्चे बच्चे कहेंगे सर ये तो है आसन भुजा, आसन कोण है, और आसन कोण का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। कितना होता है, सप्लीमेंट्री, अर्थात 180 होता है। तो दो आसन कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 भर देंगे आंसर में, लिखेंगे दो आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। बहुत मजा आया बच्चे को, आइए सर, आइए सर कुछ यहाँ पर सवाल है, सारे के सारे पैरेललोग्राम है, बनाना है। देखिए ये पैरेललोग्राम क्या है, ये वाला ये पैरेलल है और ये साइड पैरेलल है। सवाल बनाना है, बन गया फिगर, फिगर बच्चों ने बना लिया। चलो सर हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, देखो बच्चे जी आप जानते हैं कि बी और डी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड अपोजिट एंगल बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। अगर ये 100 है तो ये 100 हो जाएगा। अच्छा बात है। अच्छा बताओ बच्चे जी, ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण आसन कोण है, तो यहाँ से x के मान निकल जाएगा। और ये 100 है, देखो ये 100 है तो ये 100 है, और फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 100 है और ये जोड़ेंगे तो दोनों 180 के बराबर आ जाते हैं, जेड के मान आ जाएगा। ओके ना बच्चे, ये चैप्टर मस्त है ये, और आपको समझना भी जबरदस्त है, लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने वही बोला कि बी ए डी के बराबर हो जाएगा, एंगल क्यों सर, थोड़ा लिखना है आपको, अपोजिट एंगल आर इक्वल किसके, पैरेललोग्राम के। आप यहाँ लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, इसीलिए, और ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अब ये दोनों तो पता ही नहीं है, तो हम लगाते हैं यहाँ पर दो आसन कोण वाला, यानी हम क्या करते हैं, चलो बी और सी जोड़ लेते हैं। तो बी और सी कितना होगा, 80, 180, क्यों, क्योंकि दो आसन कोण का योग 180 होता है। अभी इसका मान बैठा दो, इसका मान तो पता है 100, इसका नहीं पता है कोई बात नहीं, इसका नहीं पता है तो यहाँ पर x लिख दो ना, क्या दिक्कत है, इसका नहीं पता है तो यहाँ पर x भर दो, इसका मान तो दिया ही है, x दिया है, सी का मान x, तो x का मान आ गया, कितना आ गया जी, 80 डिग्री आ गया। अब ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो सर क्या बात है, एंगल डी नहीं कह रहे, चलो एंगल डी प्लस एंगल ए 180, हम यहाँ से भी कह सकते थे ये 80 तो ये भी 80, लेकिन चलो हम ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों को जोड़कर ये सम्मुख कोण आसन कोण का योग है, क्या है, आसन कोण का योग है, आसन कोण, आसन कोणों का योग 180 होता है, कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, देखो ना 80 आया, यहाँ भी तो 80 आया था ना, x पे भी तो 80 हो जाना चाहिए था, अपोजिट एंगल। आप कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो प्रॉपर्टी मन करे। चलिए अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो तो बच्चा जी आप इस सवाल को बनाए, एक बार खुद से बनाइए, तो क्या कहते हैं आप लोग, कुछ तो बना सकते हैं। और ये 50 है तो मेरे ख्याल से ये 50 होगा, बिल्कुल। अब ये 50 है तो इन दोनों को जोड़कर इसका मान निकाल सकते हैं, यहाँ आ गया तो इसका इसका निकाल सकते हैं, और ये तो भाई जो अंत में बनेगा वो लीनियर पेयर हो जाएगा। आइए इनके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। देखिए ए और सी बराबर हो जाएंगे, ए और सी बराबर हो गया, अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ये 50 हो गया। अच्छा बात है सर। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, इसको इसको ए और बी को, फिर मैं यहाँ के जोड़ा हूँ बी और सी जोड़ा हूँ, यानी मैं जोड़ा हूँ एंगल बी और सी। हाँ इसको भी जोड़ सकते हैं, अपोजिट ऐसे एडजेसेंट एंगल है, 180 होता है, और बी और डी तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, बस अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। चलो देखिए, और इसका मान कैसे निकालेंगे, बाहर वाले का। सर देखो आप समझे बजाय, थोड़ा सा मैं आपको रफ समझाऊंगा, थोड़ा सा जरूरी है यहाँ पर। देखिए अच्छी बात, आपसे कोई पूछे इस पर कोण कितना बनता है सीधी रेखा पर, ये एंगल कितना है, 180 होता है, इसको और 180 जो बनता है ना कोण, मान लीजिए कि यहाँ कोई साइड है ऐसा, कुछ कोण इधर बना, कुछ इधर बनेगा, दोनों मिलकर 180 हो जाएंगे, ये लीनियर पेयर कहलाते हैं, रैखिक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग वही स्ट्रेट एंगल का हो या लीनियर पेयर का है, लीनियर पेयर का सम होता है 180 होता है। बस यहाँ पर इसका मान पता है, इसका पता है, सी का जेड निकाल दो, जो बाहर वाला कोण था,
एक्सटीरियर एंगल उसका मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, 3, 4, 5 अगले लेक्चर में बाकी देखा जाएगा। वैसे ट्राई कर सकते हैं, वो ट्राई करना हो तो क्या इसको सॉल्व करेंगे आप एक बार अपना दिमाग चला सकते हैं क्या? और 3rd नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सब चीजें बना के बना, 3rd नंबर फिर बना दिया एंगल। आपको देखिए ये वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, तिरछा मुकुन है। देखिए तिरछा मुकुन क्या होता है सर, इतने देखो लाइन एंगल आप छोटे क्लास में पढ़ के आए ना, वहां से बात है। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाला कोण और ये वाला कोण कहलाएंगे, यानी इसको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, इसको भी कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, काम खत्म। x का मान आ गया आराम से, देखिए x का मान आ गया 1, और हमारे पास इसका मान ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम करते त्रिभुज ये भी उठाते हैं। त्रिभुज कौन सा, ऐसे नाम देते हैं, मान लो कि हम कहते हैं त्रिभुज ABC नाम देते हैं। तो ये में देखो मैं किसको ये बोला हूँ, ये इसको मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ। AOD में देखो मैं कौन सा ट्रायंगल उठाता हूँ, ये वाला। क्योंकि देखो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है। ये 90 है, ये 30 है, ये तो बिल्कुल नहीं कर जाएगा भाई। तो हम उठाते हैं त्रिभुज ये, देखिए वाला AOD। तो बी लिखा गया मिस्टेक से, यहाँ डी लिखो, डी में A प्लस O प्लस D 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। मान बैठा दो, इसका A है, इसका 90 है, इसका 30 है, 90 30 120 घटा दो तो y के मान आ गया यहाँ से 60 डिग्री। चलो सर इसका 60 पता हो गया, इसका 90 हो गया। अब जेड बच रहा है, जेड एक बचे जिसमें आपको डायग्राम बनते हुए दिख रहा होगा, जेड समझते, देखिए मैं थोड़ी सी देता हूँ। ये देखिए जेड कहाँ बन रहा है, खाली जिस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ ध्यान देना, ये जेड हो रहा है। तो जेड होता है, तो जेड वाला को, तो ये वाला कोण इस कोण को ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्यों सर, देखो मैं फिर से समझाता हूँ थोड़ा। जेड वाई जेड के बराबर क्यों हो गया, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बोलते हैं। सर एकांतर कोण से कैसे पहचानेंगे हम, जेड के माध्यम से, जहां जेड बनेगा एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। देखिए जैसे जैसे कि देखिए इसमें क्या जेड बन रहा था, मान लो नहीं ऐसे, देखो ये मैं ऐसे देखो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। वही चतुर्भुज वाला चतुर्भुज बना दो, इसको क्या दिक्कत है। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे, जेड बन रहा है, जेड। तो ये वाला कोण कहलाएंगे अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, काम खत्म। चलिए सर सारे बात आपको याद रखने होंगे बच्चे, आइए इसको बनाइए। कैसे बनेगा, ये 80 है तो ये 80 हो जाएगा, अपोजिट एंगल। बहुत अच्छे सर, इसको इसको जोड़ दो तो इसका मान निकल जाएगा, इसका तो आसानी से निकल गया। बस इतना सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आपको खुद से करना है। हो गया, देखो अब बाहर वाला कैसे निकालेंगे। तो बाहर जो वाला है तो उसको हम क्या करते हैं, रैखिक वही लीनियर पेयर लगाते हैं। 180 होगा, इसका जेड है, इसका 100 आ गया था, यहाँ से 80 आ गया। सारे एंगल निकल चुके हैं और बचता है आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन बनता है 5 नंबर, इसी 2 का 5 नंबर। यहाँ भी आप ट्राई पहले आप बना लीजिए, इसको आप खुद से बने तो आप बना पाते कि नहीं। चलो बच्चों ने बनाया होगा, वीडियो पॉज किया हूँ, बच्चे अब आते देखते हैं। पहले देखिए अगर हमको ये दिया है 112, और ये हमको पता है ये है 112, ये भी 112 हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्यों, अपोजिट एंगल है। ये तो काटा हूँ, यहाँ आइए। अब त्रिभुज एबीडी में आइए, त्रिभुज एबीडी, एबीडी त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एबीडी, इस त्रिभुज में आइए। आपको ये पता है, ये पता है, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का एक हस्सी लगा दो तो एक्स का मान आ जाएगा। देखो हमने वही किया, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 80 होता है,
एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी 180। जिसका इसका वैल्यू पता है रख दो। डी का मिल गया यहाँ पर। डी क्या माने आप? एक्स। यहाँ पर एक्स बैठा सकते थे आप डायरेक्टली, यहाँ पर एक्स, एक्स का माना गया। अब देखिए फिर यहाँ भी जेड बन रहा है क्या? हाँ देखो ना, यहाँ भी जेड बन रहा होगा। तो जितना ये है उतना ये भी होगा। क्यों? क्योंकि कांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ मैं बोलूंगा बच्चों को थैंक यू, क्योंकि मेरे पास बच्चों का ऑफिस में टाइम हो चुका है। सुबह के बच्चे बजने वाले हैं। आप टाइम देख सकते हैं, 5:30 हो रहा है। 6 बजे से क्लास होती है बच्चों का। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कैसा लगा क्वाड्रिलेटरल, समझ में आया कि नहीं आया? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।